नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी, सीईटी 10+2 की तैयारी या फिर पशु परिचर की तैयारी, तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि इस क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, वो भी गुरु नोट्स के माध्यम से। शानदार नोट्स है, दमदार नोट्स है। देख लीजिए एक बार हाईलाइट के रूप में। देखिए कितने शानदार नोट्स है, आपको मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। देखिए कितने शानदार नोट्स है, यहां पर मैप के माध्यम से आपको सारी की सारी यहां पर सिंचाई परियोजना करवा दी जाएगी। और इस टॉपिक से चाहे सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर दे लेना, चाहे सीईटी 10+2 का पेपर दे लेना, चाहे पशु परिचर का एग्जाम दे लेना, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, वो इन क्लास से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी जो ये क्लास करने वाले हैं ना, इस क्लास से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपका एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जाना है वो अपना पक्का कर लीजिए। बड़े शानदार तरीके से समझाने वाला हूं, बड़े ही जानदार तरीके से समझाने वाला हूं। और नोट्स का तो कहना ही क्या है, बड़े शानदार नोट्स है, गुरु नोट्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो प्यारे साथियों, शानदार मोटिवेशन है। और टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य की सिंचाई परियोजनाएं। सारी सिंचाई परियोजना देखेंगे, वो चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, गंग नहर हो, सिद्धमुख नहर हो, भरतपुर हो, चाहे भाखड़ा नांगल परियोजना हो, सारी परियोजनाएं देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं राज्य की सिंचाई परियोजना। नंबर 1, सबसे पहले आता है कि सिंचाई परियोजना को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। यानी सिंचाई परियोजना को भी बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो सिंचाई परियोजना को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो आती है लघु सिंचाई परियोजना, एक आती है मध्यम सिंचाई परियोजना, एक आती है वृहद सिंचाई परियोजना। तो गुरुजी ये है क्या? लघु सिंचाई परियोजना क्या है, मध्य सिंचाई परियोजना क्या है, वृहद सिंचाई परियोजना क्या है? तो चलिए इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि यह सिंचाई परियोजना क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले लघु सिंचाई देखेंगे। लघु सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? तो लघु सिंचाई परियोजना हम जिसे कहेंगे जिसमें 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर सिंचाई होती हो। देखिए 2000 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्र पर वो सिंचाई कर रही है ना, वो परियोजना कम क्षेत्र पर सिंचाई कर रही है। कितने हेक्टेयर से? 2 हेक्टेयर से। तो उसे कौन सी श्रेणी में हम रख देंगे? उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। नंबर 2 पर आती है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसमें क्या होता है? मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक अगर किसी क्षेत्र में सिंचाई कर रही है वो परियोजना, जैसे मान लीजिए आपने चाहे इंदिरा गांधी नहर मान लीजिए, अगर वो है ना 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई कर रही है ना, तो वो किसके मध्य आ जाएगी? मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगी। अगर वो 2000 से कम क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध करवा रही है किसानों को, तो वो आ जाएगी लघु सिंचाई परियोजना। इसी के साथ होती है एक वृहद सिंचाई परियोजना। यानी वृहद सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? तो 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल पर क्या करती है? सिंचाई उपलब्ध करवाती है। उसे क्या कह देंगे? वृहद सिंचाई परियोजना कह दिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक तो बांटा गया लघु सिंचाई परियोजना में, एक बांटा गया मध्य सिंचाई परियोजना में, एक बांटा गया वृहद सिंचाई परियोजना में।
अब बात करते हैं कि लघु सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे। तो 2000 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्र पर सिंचाई कर रही है कोई परियोजना के तहत, 2000 से कम हेक्टेयर पर सिंचाई हो रही है, तो उसे कह देंगे हम लघु सिंचाई परियोजना। और 2000 से लेकर 10,000 के मध्य अगर सिंचाई हो रही है तो उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कह देंगे। अगर 10,000 से अधिक सिंचाई हो रही है किसी क्षेत्र की उस परियोजना के तहत, तो उसे कह देंगे हम वृहद सिंचाई परियोजना। और यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कॉमन सी बात है प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर विद्यार्थी इसको ध्यान भी नहीं रखते हैं, सीधे ही पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम करवाने जा रहा है, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन का हो, सीईटी 10+2 का हो, चाहे वो किसका हो, पशु परीक्षर का हो। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों की जब अधीनस्थ बोर्ड कह देता है ना 40% लाने अनिवार्य है, तो पेपर शानदार लेवल का बनता है। चाहे पेपर अब अधीनस्थ बोर्ड कैसा ही बना ले, इन नोट्सों से तो बाहर क्वेश्चन है आएगा नहीं। अब बात करेंगे हम एक एक सिंचाई परियोजना की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो कितने राज्य आते हैं, 3 राज्य आते हैं। और उन 3 राज्यों में हमारा प्यारा राजस्थान है, और कौन सा है, पंजाब और हरियाणा। अब क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत कौन सा राज्य शामिल नहीं है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। देखिए साथ के साथ आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड आपसे किस प्रकार क्वेश्चन है पूछ सकता है। ये तो हो गया इजी क्वेश्चन, ये तो क्या हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया अगर एग्जामिनर पूछे तो। आगे देखिए 1959 में भाखड़ा नांगल समझौते के तहत, देखिए ये समझौता होता है कौन सा, भाखड़ा नांगल समझौता। एक समझौता होता है कि भाखड़ा नांगल समझौता कब होता है, 1959 में होता है। कब होता है, 1959 में होता है। और इसके तहत क्या किया गया कि राजस्थान का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया, कितना, 15.22%। 15.22% भाखड़ा नांगल समझौते के तहत राजस्थान का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया था कि राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा, 100 में से राजस्थान को मिलेगा 15.22% हिस्सा मिलेगा। और यह परियोजना सतलुज नदी पर है। कौन सी पर है, सतलुज नदी पर स्थित है। तो चलिए इतनी बातें आपको मैंने बता दी, इसके अलावा भी थोड़ी सी और बातें करते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना की कौन कौन सी और बातें हैं। तो सबसे पहले एक बात आती है कि भाखड़ा नांगल है ना, इस पर बना हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे, वो पहले यहां पर क्वेश्चन ही देखिए कि अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कथन सत्य है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा, निम्न में से कथन सत्य है। अब आपको क्या मिलेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। कथन नंबर 1 मिल गया ना। कथन नंबर 2 मिलेगा कि भाखड़ा नांगल समझौते के तहत राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। कथन नंबर 3 क्या मिलेगा कि यह परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। अब देगा क्या आपको नीचे ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा आपको केवल कथन 1 सही, केवल 1 सही, या मिलेगा आपको केवल 2 सही, या मिलेगा केवल 2 सही, केवल 2 सही, और या मिलेगा तीनों सही, तीनों सही। इस प्रकार लिख देगा 3 नंबर ऑप्शन तीनों सही, और लास्ट लिख देगा 4 नंबर की कोई कथन सत्य नहीं है। और 5वां ऑप्शन भी आपको मिलेगा कौन सा, अनुत्तरित पर्सन, अनुत्तरित पर्सन। तो आप इसमें कौन सा करोगे, पहला तो गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या बोला था कि राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को, नहीं, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभान्वित करता है, यानी केवल एक तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या था कि भाखड़ा नांगल परियोजना,
भाखड़ा नांगल समझौते के तहत 15.22% राजस्थान का हिस्सा निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, 2 नंबर तो सही है, 2 नंबर तो बिल्कुल सही है। और 3 नंबर क्या था कि ये व्यास नदी पर है, गलत, यानी 3 नंबर भी गलत है, यानी केवल 2 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता सही, केवल 2 वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा। अब देखिए आगे कि ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, इस पर बने हुए हैं 2 बांध। क्या बने हुए हैं, 2 बांध बने हुए हैं। और ये 2 बांध कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन से बांध है ये, नंबर 1 भाखड़ा बांध, और दूसरा कौन सा, नागल बांध। नागल बांध तो कहां पर है, पंजाब में है, और भाखड़ा बांध कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। और यहां पर देखिए भाखड़ा बांध तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और नागल बांध कहां पर है, पंजाब में। यानी भाखड़ा नागल बांध को मिलाकर क्या कह दिया जाता है, इसे भाखड़ा नांगल परियोजना कह दिया जाता है। अब देखिए भाखड़ा बांध की बात करते हैं थोड़ी सी। भाखड़ा बांध की बात करें तो ये है कहां पर, ये है प्यारे विद्यार्थियों कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इस बांध की आधारशिला कौन से की, भाखड़ा बांध की आधारशिला, आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, ये रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्यारे साथियों, नहीं, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। किनके द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी क्या, आधारशिला किसकी, भाखड़ा बांध की रखी गई थी। और बात करें कि इसका बांध है ना, इसका निर्देशन किसके निर्देशन में पूर्ण हुआ था, निर्देशन करता कौन थे, निर्माता कह दीजिए या निर्देशन कह दीजिए। तो इसका निर्माण किसके निर्देशन में हुआ था, ये बात करें कि इसका किसके निर्देशन में निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था हार्वे सलोकेम। किसके, हार्वे सलोकेम, सलोकेम। ये बस ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए। ये तो मैं आपको किसमें करवाने वाला हूं, बांध करवाऊंगा ना तब करवाने वाला हूं, लेकिन आपको पहले ही थोड़ी सी बातें बता दी कि भाखड़ा बांध की आधारशिला तो किसके द्वारा रखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। और निर्देशन किसके निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था, तो हार्वे सलोकेम के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम नागल बांध की। कौन से बांध की, नागल बांध की, जो कहां पर है, पंजाब में। और नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें, 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पर बात करें तो बीस्त दोआब नहर, बीस्त दोआब नहर निकाली गई है। और एक नहर निकाली गई है, कौन सी, भाखड़ा नहर। कौन सी नहर है, भाखड़ा नहर भी निकाली गई है। कौन सी, भाखड़ा नहर, एक है भाखड़ा नहर भी निकाली गई है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से 2 नहरें, एक तो बिस्त दोआब और एक भाखड़ा नहर निकाली गई है। 2 नहरें हो गई। आपको भाखड़ा के बारे में सारा कुछ बता दिया ना, बस इतना याद कर लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और एक और याद रख लीजिए क्वेश्चन कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो होता है हमारा कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। ये लीजिए, ये पॉइंट और याद कर लीजिए। बस ये हो गया हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो चलिए एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपको बताया कि सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया, लघु, मध्यम और वृहद। लघु, मध्यम और वृहद में बांटा गया। लघु तो 2000 हेक्टेयर से कम, ये 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर से, और ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है। इतनी बात की। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने बात की है भाखड़ा नांगल नहर की, जिसका कौन कौन से राज्य आते हैं। एक तो आता है हमारा प्यारा राजस्थान, एक आता है पंजाब और एक आता है हरियाणा। क्या आता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इसके अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान का हिस्सा कितना है, 15.22% राजस्थान का हिस्सा है। और कौन सी नदी पर है ये बना हुआ है सतलुज नदी पर या सतलज नदी पर ये
बनी हुई परियोजना है। और देखिए राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लंबावित होता है? हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक लंबावित इससे होता है। और देखिए यहां पर बात करें बाखड़ा नांगल परियोजना की, तो इसके दो बांध है। कौन कौन से? एक तो बाखड़ा बांध है और एक नागल बांध। बाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में, नागल बांध पंजाब में। और नागल बांध से क्या निकाली गई है? दो नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? बिस्त दोआब नहर और बाखड़ा नहर निकाली गई है। बस इतना याद कर लीजिए बाखड़ा नांगल परियोजना को, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए हमारी कौन सी परियोजना आती है? व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना आती है? नेक्स्ट हमारी व्यास परियोजना आती है। तो चलिए व्यास परियोजना को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए साझेदारी कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यानी व्यास परियोजना के तहत भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को यहां पर लाभान्वित किया जाता है। और इसी प्रकार कौन सी थी? बाखड़ा नांगल परियोजना थी। आगे देखिए राजीव लोगोवाल समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1985 में। और इराडी आयोग भी 1986 में। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा कि इराडी आयोग का संबंध निम्न में से कौन सी परियोजना से है? तो इराडी आयोग का संबंध कौन सी परियोजना से है? व्यास परियोजना से है। और यह व्यास परियोजना कौन कौन से राज्यों को प्रभावित या लाभान्वित करती है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। और इराडी आयोग का गठन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। और इस परियोजना पर भी कितने बांध बने हुए हैं? दो बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? दो बांध इस परियोजना के तहत बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो है पोंग बांध और एक कौन सा है? पड़ोह बांध। एक तो पोंग बांध है और एक कौन सा बांध है? पड़ोह बांध है। और पोंग बांध की बात करें तो पोंग बांध से राजस्थान का हिस्सा कितना है? 59% है। और पड़ोह बांध से 20% राजस्थान का हिस्सा आता है। और दोनों ही बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दोनों ही बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब इंपॉर्टेंट क्या है व्यास परियोजना में? व्यास परियोजना में इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पॉइंट कि कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं? तो राजस्थान, पंजाब और कौन सा है? हरियाणा। एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि इराडी आयोग का संबंध कौन सी परियोजना से है? तो वो हो जाएगा कौन सी परियोजना से? व्यास परियोजना से। एक आपसे पूछा जाएगा कि इराडी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों इतने आप याद कर लीजिए। उसके बाद व्यास परियोजना से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आती है हमारी चंबल घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल घाटी परियोजना आती है। तो चंबल घाटी परियोजना को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। और यहां से तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप दिशा की किताब उठाकर देख लेना। पहला और दूसरा पेज आपको इसी से मिलेगा। किससे? चंबल घाटी परियोजना से मिलेगा। लगभग 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आए हुए इस टॉपिक से, इस परियोजना से। तो देखिए साझेदारी राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल घाटी परियोजना किस किस की साझेदारी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझेदारी। और कितनी कितनी है? 50-50। कितनी कितनी? 50-50 बोले तो 50-50% इसकी क्या है? हिस्सेदारी। यानी 50% हिस्सा राजस्थान को मिलेगा, 50% हिस्सा किसको मिलेगा? मध्य प्रदेश को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस पर कितने बांध बने हुए हैं। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 4 बांध है। यानी चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। और 4 बांध कौन कौन से हैं? नंबर 1 गांधी सागर बांध, नंबर 2 कोटा बिराज, नंबर 3 राणा प्रताप सागर बांध, नंबर 3 जवार सागर बांध, नंबर 4 कौन सा? जवार सागर बांध। नंबर 1 पर आ गया गांधी सागर बांध, नंबर 2 पर आ गया कोटा बिराज, नंबर 3 पर आ गया राणा प्रताप सागर और नंबर 4 पर आ जाएगा हमारा जवार सागर।
और हम बात करें गांधी सागर बांध की तो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध की बात करें तो कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है। और कोटा बैराज कौन से राज्य में? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, राजस्थान के कोटा जिले में। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में स्थित है। अब देखिए कि गांधी सागर बांध का निर्माण कब होता है? 1959 में। 1960 में बांध कौन सा? कोटा बैराज बनता है। 1970 में राणा प्रताप सागर बांध बनता है। और 1972 में जवाहर सागर बांध बनता है। कौन सा? जवाहर सागर बांध। कहां पर है जवाहर सागर बांध? कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में। और बात करें गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए विद्युत कि कौन से बांध से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो 23 मेगावाट की यहां पर लगी हुई है 5 यूनिट। कौन से बांध पर है? गांधी सागर बांध पर। हो रहा है कहां पर गांधी सागर बांध? ये है मध्य प्रदेश में। और कितनी है? 115 मेगावाट टोटल यहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंबल नदी पर स्थित निम्न में से कौन से बांध से क्या उत्पादन नहीं किया जाता? विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। और ये चारों ऑप्शन मिलेंगे तो कौन सा बांध आ जाएगा? कोटा बैराज आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध की तो यहां से 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, यानी 172 मेगावाट। और इसी प्रकार हम बात करें जवाहर सागर बांध की तो यहां पर 99 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो इब देखिए, अब हम बात करा यानी अब बात करा, ये क्या है हमारी मातृभाषा ईब। देखियो आपा के करा है मतलब इया, यानी अब देखा अपा यह बात करा कि सानू ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन कर रहा है इन 4 बांध में से? तो वो कर रहा है राणा प्रताप सागर बांध। कितनी? 172 मेगावाट। बाकी इससे कम कर रहे हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन से बांध से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है? कौन सा बांध है वो? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद कौन सा है? गांधी सागर बांध। कितनी? 115 मेगावाट। उसके बाद कौन सा? जवाहर सागर बांध। कितनी? 99 मेगावाट। और एक ऐसा कौन सा बांध है जहां पर केवल सिंचाई परियोजना का उपयोग किया जाता है बल्कि विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता? वो चंबल पर कौन सा बना हुआ है? कोटा बैराज बना हुआ है। कौन सा? कोटा बैराज। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछेगा, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जाना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हो गया। ये मान लीजिए जाना पाओ की पहाड़ियां है मध्य प्रदेश में। और ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये देखिए दक्षिणी राजस्थान हो गया, ये हमारा दक्षिणी राजस्थान। ये लीजिए दक्षिणी राजस्थान हो गया हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, ये दक्षिणी राजस्थान है। और ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहां से? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद चंबल नदी यहां से होती हुई यहां पर कहां पर मिल जाती है आगे जाकर? ये यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना में मिल जाती है। तो देखिए चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए ना उनको देख लीजिए आप ध्यान से। नंबर 1 यहां पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये तो बांध है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद नंबर 3 पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाहर सागर बांध। और उसके बाद कोटा में कौन सा बना हुआ है? कोटा बैराज बना हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि चंबल नदी के उद्गम स्थल से
उद्गम स्थल से जहां पर ये मिलती है उस क्रम में आप बांध का क्रम बताइए। तो उद्गम कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से। तो सबसे पहले कौन सा बांध आता है? गांधी सागर बांध आता है। उसके बाद कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर बांध आता है। उसके बाद कौन सा आता है? जवार सागर बांध आता है। उसके बाद कौन सा आता है? कोटा बैराज आता है। यानी इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कौन सी दिशा? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी? पूर्व। ये कौन सी? पश्चिम। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में चंबल नदी पर स्थित बांध का क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? कोटा बैराज। उसके बाद राणा प्रताप। उसके बाद कौन सा? जवाहर सागर बांध। उसके बाद कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। और उसके बाद कौन सा? गांधी सागर बांध आ जाएगा। और सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किससे की जाती है? राणा प्रताप सागर बांध से की जाती है। और सबसे कम यानी जहां से विद्युत का उत्पादन ही नहीं किया जाता वो कौन सा है? कोटा बैराज। तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आपको ये क्रम भी बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है सर्वाधिक भराव क्षमता। सर्वाधिक भराव क्षमता दे रखी है। राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध रावत परमाणु अनुसंधान को जलापूर्ति करना। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहां पर कौन सा बांध है? ये सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन करता है ये है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये लीजिए चित्तौड़गढ़ में आ गया। तो देखिए राणा प्रताप सागर बांध है ना, वो राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। और चंबल नदी पर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला बांध भी कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। आगे देखिए रावत भाटा परमाणु अनुसंधान को जलापूर्ति, यानी रावत भाटा है ना जो चित्तौड़गढ़ में, उसको भी जल आपूर्ति कौन करता है? राणा प्रताप सागर बांध करता है। अब देखिए टोटल कितनी विद्युत उत्पादन होगी, जोड़ लीजिए एक बार। देखिए 115 तो किससे है? गांधी सागर बांध से। 172 किससे है? हमारी राणा प्रताप सागर बांध से। और 99 मेगावाट किससे है? ये हो गई किससे? हमारी जवाहर सागर बांध से। कोटा से तो है ही नहीं, तो जोड़िए 9 और 2 11, 11 और 5 कितने होते? 16 का हासिल लगी 1। अपन यही करानी तो देखो 9 और 1 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18, 1 हासिल, फिर 1 2 3 यानी 386। यानी चंबल घाटी परियोजना से टोटल विद्युत का उत्पादन कितना होता है? तो 386 मेगावाट। कितना होता है? 386 मेगावाट होता है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50%, यानी आधा हिस्सा है ना, तो इसमें दे दीजिए 2 का भाग, वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 1 कम 2 2, फिर 9 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, यानी 193 मेगावाट। तो चंबल परियोजना से टोटल विद्युत का उत्पादन तो होता है 386 मेगावाट, लेकिन उनमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 50% है, तो 193 मेगावाट। और 193 किसके लिए रह जाएगी? 193 किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए रह जाएगी, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कितनी कितनी? 50-50, 50%, 50%। तो ये भी हो गई आपकी अच्छे तरीके से तैयार प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए नेक्स्ट परियोजना पर हम चलते हैं और नए मोटिवेशन और लाते हैं। हमारा मोटिवेशन अब आगे क्या है? आप हौसला हार चुके हो तो कोई बात नहीं, हम हौसला आपका नहीं हारने देंगे। नेक्स्ट परियोजना आती है नए मोटिवेशन के साथ, और मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट परियोजना कौन सी आती है? गंग नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? गंग नहर परियोजना। और देखिए ये गंग नहर परियोजना की बात करें तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? शिवपुर गंगानगर से, इसलिए ये गंग नहर परियोजना। तो देखिए यहां पर मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर क्या है? सतलज नदी। कौन सी नदी? ये देखिए आपको साफ दिखाई दे रही हो। क्या हुआ प्यारे साथियों?
फोन काम क्यों नहीं करा, ठीक है कर गया। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी सतलुज नदी। इस प्रकार सतलुज नदी जाती है। यहां पर एक बनाया गया है हुसैन वाला में, क्या बनाया है हुसैन वाला में, यहां पर एक क्या बनाया गया, बांध बनाया गया हुसैन वाला में। और यहां से निकलती है कौन सी, गंग नहर। कौन सी नहर निकलती है, गंग नहर निकलती है, जो गंगानगर के कहां से प्रवेश करती है, खक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो देखिए ये आ गई हमारी गंग नहर। कौन सी नहर, गंग नहर आ गई, जिसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 4 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी, 4 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। कहां पर है, गंग नहर पर। कौन कौन सी, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी जी और समीजा, ये 4 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। और गंग नहर पहले तो पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से, शिवपुर श्री गंगानगर से। और गंग नहर की टोटल लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 129 किलोमीटर। कितनी है गंग नहर की लंबाई, 129 किलोमीटर, जिसमें से 112 किलोमीटर तो है कहां पर, पंजाब में। 112 किलोमीटर तो कहां पर है, पंजाब में। और 17 किलोमीटर बच गई, वो कहां पर है, राजस्थान में। 17 किलोमीटर कहां पर है लंबाई, राजस्थान में। यानी गंग नहर कहां से निकली है, हुसैन वाला पंजाब से सतलुज नदी से निकली है। इसकी टोटल लंबाई पूछे तो कितनी, 129 किलोमीटर है। अब पूछ ले कि राजस्थान में लंबाई कितनी, तो 17 किलोमीटर है। और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो शिवपुर गंगानगर से प्रवेश करती है। और गंग नहर पर कितनी लिफ्ट नहरें बनी हुई है, 4 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। कौन कौन सी, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी जी और समीजा, ये क्या बनी हुई है, 4 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। आगे देखिए इस परियोजना की और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है, जिससे गंगानगर तथा अनूपगढ़ लाभान्वित है। देखिए राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर सिंचाई परियोजना। कौन सी, गंग नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना है। और राजस्थान की नहीं, ये विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना ही कौन सी है, गंग नहर परियोजना। जिसकी बात करें हम आधारशिला, किसके द्वारा रखी गई थी आधारशिला इस परियोजना की, तो वो रखी थी महाराजा गंगा सिंह ने। किसने, गंगा सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी। और कब रखी थी, 1921 में, 5 सितंबर। 5 सितंबर कब रखी गई प्यारे विद्यार्थियों इसकी आधारशिला, 5 सितंबर 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और गंग नहर का निर्माण कब हुआ था, आधारशिला तो रख दी 1921 में, निर्माण होता है 1922 से लेकर 1927 तक। यानी निर्माण कब प्रारंभ होता है, 1922 में, और इसका निर्माण कब समाप्त कर दिया जाता है, यानी कब पूर्ण निर्माण हो जाता है, इसका पूर्ण निर्माण हो जाता है 1927 में। कब हो जाता है, 1927 में इसका पुनर्निर्माण नहीं, पूरा का पूरा निर्माण कर दिया जाता है। अब देखिए गंग नहर लाए हैं, पहली बार लाए हैं, विश्व की पहली सिंचाई परियोजना है, इसलिए गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, भारत व राजस्थान का, आधुनिक भारत व राजस्थान का क्या कहा जाता है, इन्हें भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या कहा जाता है, इन्हें भागीरथ कहा जाता है। और गंग नहर को क्या कहा जाता है, गंगानगर की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। गंगानगर की जीवनदायिनी भी किसे कहा जाता है, गंग नहर को। और देखिए इस नहर का आधुनिकीकरण के लिए सन 2000 में स्वीकृति दी गई, जो 2008 में पूरी हुई थी। 2008 में पूरी हुई थी। और गंग नहर क्या है, प्रथम पक्की नहर है। और देखिए 129 किलोमीटर टोटल लंबाई है, राजस्थान में 17 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी, 17 किलोमीटर। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमें क्या पढ़ा है, पहले तो देखिए गंग नहर के बारे में। गंग नहर की बात करें तो विश्व की क्या है, सबसे
प्राचीन नहर है। विश्व की ही बात करें तो सबसे प्राचीन है, राजस्थान की भी सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण 1922 से लेकर 1927 के बीच करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए गंगा सिंह को क्या कहते हैं? राजस्थान और आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और देखिए इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 5 सितंबर 1921 को आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा रखी गई थी। और इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन इरविन के द्वारा किया गया था। इरविन, उद्घाटन किसके द्वारा? इरविन के द्वारा किया गया था। और गंग नहर कहां से निकलती है? सतलज नदी है ना, ये मान लीजिए सतलज नदी। यहां पर उसेन वाला है, क्या? उसेन वाला। और उसेन वाला कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? ये राजस्थान में प्रवेश शिवपुर से करती है। कहां से? ये मान लीजिए शिवपुर है, शिवपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है। टोटल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर, जिसमें से बात करें 17 किलोमीटर कहां पर है? 17 किलोमीटर तो राजस्थान में, और 112 किलोमीटर कहां पर है? पंजाब में इसकी लंबाई है। किसकी? गंग नहर की। तो याद हो गया ना गंग नहर प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए अब चलेंगे। देखिए अब तक हमने और कौन सी पढ़ी है? एक गंग नहर पढ़ ली, एक व्यास पढ़ी थी। व्यास पढ़ी थी ना। व्यास पे कितने बांध थे? 2 बांध थे। कौन कौन से? एक तो पोंग बांध था हिमाचल प्रदेश में, एक पडो है बांध था, वो भी हिमाचल प्रदेश में था। इराडी आयोग का संबंध किससे है? व्यास परियोजना से है। और व्यास परियोजना की बात करें तो राजस्थान और कौन सा? पंजाब और हरियाणा। इसी प्रकार हमने क्या देखी? भाखड़ा नांगल परियोजना, वो भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और समझौते के तहत राजस्थान को कितना पानी मिला? भाखड़ा नांगल कितना हिस्सा आता है? 15.22% राजस्थान का हिस्सा आता है। इसी प्रकार हमने चंबल घाटी परियोजना पढ़ी, जिसमें कितने बांध है? 4 बांध है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में कौन सा? गांधी सागर बांध। 3 राजस्थान में कौन कौन से? नीचे से बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद आता है जवाहर सागर बांध, उसके बाद आता है कोटा बिराज। कोटा बिराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। राणा प्रताप सागर बांध से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से टोटल कितनी है विद्युत उत्पादन? जिसमें से 193 ही है ना राजस्थान का हिस्सा, 193 राजस्थान का हिस्सा है। और बात करें 50% हिस्सा किसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। प्यारे विद्यार्थियों अब तक हमने ये पढ़ लिया। देखिए कितनी बार रिवीजन करा दिया। अब आप क्वेश्चन गलत मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों। इतनी बार समझाने के बाद अगर क्वेश्चन गलती हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बार और देख लेना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ो ना इतने बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। जो पढ़ा ना उसकी तो बात जाने दो, लेकिन जो पढ़ा है ना उससे गलत न हो। इतनी बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ये भी मैंने करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं आपको, सभी टॉपिकों के। वो चाहे हाँ थोड़े राजवंश नहीं करवाए, बस एक आपको क्या नहीं करवाए? राजवंश नहीं करवाए। और हम बात करें भूगोल की, कला संस्कृति की और इतिहास की, सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं। सन 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। वो चाहे पटवार में पूछे गए हो, सीईटी में पूछे गए हो, चाहे एलडीसी में पूछे गए हो, चाहे आरएएस में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर, रीट में, किसी में पूछे गए, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, किसी में पूछे गए, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नहर आती है राजस्थान नहर परियोजना। कौन सी आती है अब इंपॉर्टेंट नहर? राजस्थान नहर परियोजना आती है। और इसके जनक कौन है? कंवर सेन। कौन है इनके जनक? कंवर सेन को माना जाता है। अब आप सोचोगे कि सर हमने तो राजस्थान नहर परियोजना का नाम ही नहीं सुना, हमने तो सुना है नाम क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या सुना है आपने नाम? इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम सुना है। ये नाम आपने नहीं सुना होगा प्यारे साथियों, राजस्थान नहर परियोजना। लेकिन इसका नाम ही क्या था? राजस्थान नहर परियोजना था। जनक कौन है? कंवर सेन इनके जनक है। आगे देखिए, कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता लेख में इसका उल्लेख किया है। बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता है, 1948 में इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया? कंवर सेन के द्वारा किया गया था। और राजस्थान नहर की आधारशिला
किसके द्वारा कब रखी गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान नहर परियोजना की आधारशिला 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ। इसका उद्घाटन किया जाता है 11 अक्टूबर 1961 को। किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा और रावसर शाखा की नोरंग देशरवित्रिका में पानी प्रवाहित कर कर। तो अब आप पूछोगे कि सर ये रावसर शाखा क्या है, नोरंग देशरवित्रिका क्या है? सर हमें राजस्थान नहर तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में अब आएगी। ये तो थोड़ा सा क्या था, आपको दिखाना चाहता था कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? अब देखिए, अब आता है यहां से शुरू होता है ये टॉपिक। तो देखिए कौन सा? राजस्थान नहर परियोजना वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। शानदार पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी नहर का नाम नहीं, जो राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब कर दिया गया था? तो 2 नवंबर 1984 को कर दिया गया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP की बात करते हैं। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है IGNP। तो देखिए यहां से एक नदी आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। कौन सी नदी दिखाई दे रही है? व्यास नदी। एक आती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी? सतलुज नदी। और इन दोनों नदियों के यहां पर एक बांध बना दिया गया। उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध। कहां पर? पंजाब में। कौन सा बांध बना दिया गया? हरिके बैराज बांध बना दिया गया। कौन सी नदियों के संगम पर? सतलुज नदी और व्यास नदी, इनके संगम पर क्या बना दिया गया? हरिके बैराज बांध बना दिया गया। अब आगे देखिए, यहां से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। कहां से? हरिके बैराज से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर को कहां से निकाला गया है? तो हरिके बैराज बांध से निकाला गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहीं से पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर में कौन सी 2 नदियों का पानी आता है? सतलुज और व्यास नदी का पानी आता है। कौन सी नदियों का पानी आता है? सतलुज और व्यास नदियों का पानी आता है। तो चलिए आगे हम देखें, तो ये आ रही है इंदिरा गांधी नहर। आ गई ना इंदिरा गांधी नहर? तो चलिए इंदिरा गांधी नहर ये आ गई। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? यहां पर तो क्या है? पंजाब। और राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है, कहां से? मसीता वाली हनुमानगढ़ से। मसीता वाली हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? नदी नहीं, कौन सी परियोजना? ये करती है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और कहां तक जाती है? अंतिम बिंदु है इसका मोहनगढ़ जैसलमेर। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो इसका पानी गडरा रोड बाड़मेर तक भी चला जाता है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। तो देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। कौन सी 2 नदियों से इसमें पानी आता है? सतलुज और व्यास नदी से इसका पानी आता है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है मसीता वाली हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और बात करें अंतिम बिंदु तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। और देखिए गडरा रोड तक अब वर्तमान में इसका पानी भी पहुंच जाता है। अब बात करें कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, यहां तक कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ था, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। तो देखिए इंदिरा गांधी में 7 लिफ्ट नहरें हैं। ये आपको बाद में बताऊंगा प्यारे साथियों, पहले हम आगे वाला पॉइंट कर लेते हैं। कौन सा? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा? ये वाला, ये देखिए
ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर, ये लीजिए IGNP। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा रफली बना लेते हैं, ये कौन सी व्यास नदी आ रही है, यहां से सतलुज नदी, ये बन गया हमारा कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध बन चुका है। कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध। तो चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं इसकी नदी, वो नहर, ये लीजिए नहर यहां से निकालते हैं, ये लीजिए ये आ रही है नहर, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर आ रही है, जो ये चली गई, बस इतनी याद रख लीजिए। और यहां पर कौन सा है, मसीता वाली हेड, जो राजस्थान में है, मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़, ये आ गया कौन सा, मसीता वाली। और ये कौन सा है, हरिके बैराज, और ये मान लीजिए क्या है, मोहनगढ़, मोहनगढ़, बस इतना याद कर लीजिए। तो देखिए IGNP की कुल लंबाई, IGNP की यानी इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर। वो चाहे पंजाब में हो, राजस्थान में हो, टोटल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। कितनी है, 649 इसकी लंबाई है। अब देखिए इस पर बनी हुई है, एक तो बनी हुई है क्या, फर्स्ट चरण, और एक है द्वितीय चरण। यानी इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका 2 चरणों में निर्माण हुआ था, एक तो प्रथम चरण, एक आता है दूसरा चरण। प्रथम चरण कौन सा है, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक इसका निर्माण हुआ था। हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक इसका निर्माण हुआ था, जिसकी टोटल लंबाई कितनी, 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर जिसकी लंबाई, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक इसका निर्माण हुआ था। और कितनी हो गई लंबाई इसकी टोटल, देखिए 204 किलोमीटर। अब आगे देखिए यहां पर, ये लीजिए 204 किलोमीटर लंबाई है, कहां से लेकर कहां तक, हरिके बैराज से मसीता वाली तक, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है राजस्थान फीडर। क्या कहा जाता है, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक जो नहर है ना इंदिरा गांधी, उसे कहा जाता है राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी, 204 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब की 150 किलोमीटर, हरियाणा में 19 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर किसकी है, राजस्थान की। 35 किलोमीटर किसकी, राजस्थान की है, 35 किलोमीटर। देखिए जिस प्रकार ये हरिके बैराज बांध हो गया, यहां से ये नहर आ रही है, ये आ गया कौन सा, मसीता वाली हेड आ गया ना। तो देखिए ये आ गया यहां तक पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहां पर लंबाई कितनी, 150 किलोमीटर। कितनी, 150। उसके बाद आता है हरियाणा, हरियाणा में कितनी, 19 किलोमीटर, और उसके बाद राजस्थान में कितनी, 35 किलोमीटर। इतनी लंबाई को, यानी 204 किलोमीटर की जो लंबाई है ना हरिके बैराज से मसीता वाली, उसे कहा जाता है राजस्थान फीडर। क्या कहा जाता है, राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है मुख्य नहर। क्या आती है, मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो मुख्य नहर की लंबाई देखिए ये आ गई पुंगल से बीकानेर तक, पुंगल से लेकर बीकानेर तक क्या है, 256 किलोमीटर है। और मसीता हाली से पुंगल से, देखिए मसीता वाली से पुंगल तक टोटल लंबाई कितनी, 189। और पुंगल से लेकर दूसरा चरण आ रहा है कितना, बीकानेर तक है, 256 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 256 प्लस में 189, तो टोटल हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 445 किलोमीटर। कितनी, 445 किलोमीटर। ये कहलाती है मुख्य नहर। क्या कहलाती है, मुख्य नहर कहलाती है। और उसके बाद मोहनगढ़ से गडरा रोड तक लंबाई कितनी है, ये है 90 किलोमीटर। कितनी, 90 किलोमीटर मोहनगढ़ से गडरा रोड तक लंबाई है। तो चलिए इसको एक मैप में देखते हैं, यानी एक तरीके से देखते हैं कहां से इसका उद्गम होता है। लंबाई को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये क्या है, हरिके बैराज है, और हरिके बैराज से क्या निकलती है, हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो चलिए इंदिरा गांधी नहर को ये बना लिया इतना लंबा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, शुरू से लेकर जो मैं अलग पेन से बना रहा हूं अलग रंग से, वो क्या है, शुरू से लेकर ये देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, मसीता वाली हेड कर लीजिए। यहां पर क्या है, मसीता वाली,
मसीता वाली है, मसीता वाली है, जो कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो यहां पर राजस्थान प्रारंभ हो जाता है, कहां, यहां से। और यहां क्या है, हरियाणा, आगे क्या है, पंजाब। तो पंजाब में इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक है, तो पंजाब में हो गई 204। उसके बाद पंजाब में 204 नहीं, पंजाब में कितनी हो गई लंबाई इसकी, पंजाब में हो गई 150 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा में टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 19 किलोमीटर। और ये है राजस्थान, और राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई, 35 किलोमीटर। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 150, 19 और 35, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 किलोमीटर। यानी ये 204 किलोमीटर है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है इतने को, 204 किलोमीटर लंबाई को, मसीता वाली हेड तक। उसके बाद आता है मसीता वाली से लेकर पुंगल तक, मसीता वाली से लेकर पुंगल तक लेकर, और आगे पुंगल से लेकर मोहनगढ़, आगे बात करें जहां तक पानी जाता है गडरा रोड तक, वहां तक की बात करें तो यहां पर टोटल लंबाई 204 तो ये हो गई, और यहां पर टोटल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। कितनी है, 445 किलोमीटर। यानी मसीता वाली से आगे जितनी भी लंबाई बच गई ना, वो कितनी है, 445 किलोमीटर। यानी टोटल लंबाई कितनी हो गई, 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी, 649। और ये मसीता वाली से लेकर आगे 445 किलोमीटर, इसे क्या कहते हैं, मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान फीडर पता चल गया, 204 किलोमीटर है, जिसमें से 150 पंजाब में, 19 हरियाणा में, 35 राजस्थान में। और मुख्य नहर की बात करें तो 445 किलोमीटर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों मसीता वाली हेड से लेकर आगे जितनी भी गडरा रोड तक आगे पड़ती है, वहां तक इसकी लंबाई है, मोहनगढ़ तक लंबाई पड़ती है 445 किलोमीटर। अब देखिए आगे, ये तो हो गई लंबाई, लंबाई के बारे में पता चल गया। अब देखिए गहराई, तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, गहराई तो 21 फीट है, चौड़ाई 134 फीट है। चौड़ाई देखिए इस प्रकार, इतनी चौड़ी तो कितनी है, 134, और गहरी कितनी है, गहरी है 21 फीट गहरी है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, वापिस ऊपर चलते हैं, और अब बात करेंगे किसकी, इस पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें। कितनी, 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। और कौन कौन सी है ये हम देखने वाले हैं, जो हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कब, कल। कब देखेंगे, कल देखेंगे। आज की क्लास प्यारे विद्यार्थियों इतनी ही रहेगी हमारी। कितनी मिनट की होगी, 51 मिनट की क्लास हो चुकी है। और अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, आपको याद होना चाहिए। कल मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, और ये जो है ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, ये कल हम थोड़ा सा रिवीजन इसका दोबारा से भी करेंगे। 7 लिफ्ट नहरों के बारे में देखेंगे, और हम बात करेंगे कितनी शाखाएं, शाखाएं देखिए 9 शाखाएं हैं। कौन सी दक्षिण से मिलती है, कौन सी पूर्व से मिलती है, सारी शाखाएं देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये देखिए पेयजल कितनी यहां पर कायलाना झील को होती है। आपनी परियोजना कब चलाई गई थी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, रतनपुरा। यानी कल की क्लास और रहने वाली है, जिसमें देखिए बहुत सारी परियोजना आएगी कल तो, और महत्वपूर्ण परियोजना। और ये देखिए ERCP परियोजना भी हमारी बाकी है, और सिंचाई के स्रोत बाकी है। इतना टॉपिक हमारा कल रहने वाला है। यानी मान के चलिए लगभग 51 मिनट का टॉपिक और बचा होगा हमारा, यानी लगभग 100 मिनट में हम करेंगे। यानी 1.5 घंटे का हमारा ये रहने वाला है औसतन, या 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट में ये टॉपिक कर लिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट पाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, CET के मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं, जो राहुल सर के द्वारा और मेरे द्वारा भी करवाए जा रहे हैं, वो क्लासें भी आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।